करण, वैसे मैं बैकअप क्लास में एक बार ही बताऊंगा आपको, है ना। और फिर भी तब तक के लिए आपने पूछा हुआ है तो मैं आपके बताता हूँ। मेथनोजन क्या होते हैं कि दे आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया में भी जो ओल्डर बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया में करण जो ओल्डर बैक्टीरिया है ना, एक तो न्यू वाले हैं, न्यू बैक्टीरिया, और दूसरे जो ओल्ड बैक्टीरिया है। इन ओल्ड बैक्टीरिया को हम लोगों ने एक ग्रुप पे रखा है, उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। तो पहली खास बात जो आपने पूछा हुआ है कि मेथनोजन क्या होते हैं। मिथेनोजन एक तरह के आर्की बैक्टीरिया है, मिथेनोजन। तो इनको मिथेनोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये मीथेन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसको वाटर को, इन दोनों को रिएक्ट करा करके इनकी दोनों की हेल्प से ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, CH4 बनाते हैं। और एक और खास बात होती है कि ये एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलेज। तो ये सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और मेथनोजन पाए जाते हैं कहाँ पे, ये जो रूमिनेंट होते हैं, मतलब कि बोवाइंस, वो जो गाय बैल भैंस, ये जितने सारे एनिमल्स हैं जो ये फॉडर वगैरह खाते हैं, इन सब की अंदर सेलुलोज के डाइजेशन का हेल्प काम करते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द मिथुनोजन, है ना। शॉर्ट में समझ में आ गया। करण, समझ में आया मिथुनोजन क्या होते हैं? हाँ सर, आ गया। और मिथुनोजन ये नॉर्मली देखो जो यहाँ पे होता है ना गोबर गैस प्लांट में, उसमें भी ये बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करने का ये बैक्टीरिया काम करते हैं। ठीक है सर, एक और डाउट था। हाँ, सर बताओ। सर जो इम्परफेक्ट फंगी को इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? वो एक्चुअली फंजाई इम्परफेक्टाई हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज को। रीजन ये है करण की ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज की देखो, किसी कोई भी सेक्सुअल स्टेज, इसमें कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिसिंग है, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। ठीक है ना। सर, आगे समझ गए। ठीक है। गुड इवनिंग अलीना। काफी सारे लोग आ गए हैं, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव लेफ्ट विद इन लास्ट क्लास वी हैव लेफ्ट विद दैट वाज सॉरी वी हैव इन फैक्ट वी हैव कंप्लीटेड प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम तो हमारा ओवर हो गया था। और प्लांट किंगडम के बाद एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताने वाला था, दैट वाज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का काफी फेवरेट टॉपिक होता है और इसे पूछते जरूर हैं, है ना। आपके स्कूल वाले जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। तो और वैसे आपको ये आना चाहिए, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही एंगल से आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसके बाद फिर मैं एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि लाइफ स्पान में या लाइफ की जो हिस्ट्री है, इस लाइफ हिस्ट्री में अल्टरनेटिव वे में, है ना, बार बार अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का आना। ठीक है। मेनली बात की जाए तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज का लाइफ में आना, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर बात की जाए तो सिंपली अगर हम इसकी बात करें तो हम लाइफ साइकिल कहते हैं। विच चैप्टर? अंशिका, ये अभी तो वही चैप्टर है ना, प्लांट क्लासिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है। आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में भी है, प्लांट क्लासिफिकेशन के लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हम लोग ये डिस्कस भी करते आए हैं पूरी प्लांट किंगडम में, है ना। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। अब देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सबसे पहले तीन तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है ना, तीन तरह की लाइफ साइकिल। तो जो फर्स्ट टाइप की लाइफ साइकिल है ना, सबसे पहली जो लाइफ साइकिल है, इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो फर्स्ट लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। अब हैप्लॉन्टिक क्या होती है, यहीं से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है
कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का, है ना, लाइफ साइकिल में डोमिनेट करना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डोमिनेट करता है, ठीक है, जो लोग नए होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, और जो लोग कंटिन्यूअसली साथ में हैं, पढ़ रहे हैं, उनको दे 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 मस्ट बी कंफर्टेबल। स्टिल अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछिएगा। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि जैसे हम आप हैं, तो हम आप क्या हैं? हम आप डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। क्यों डिप्लॉयड हैं? हमारे आपकी बॉडी में क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, 2n। तो 2n का मतलब क्या हुआ? तो n की वैल्यू हमारी बॉडी में क्या है? n की वैल्यू हमारी बॉडी में है 2 into 23। तो n की वैल्यू हमारी बॉडी में 23 है ना? तो हमारी बॉडी में 23 के 2 सेट हैं। ऐसे ही मैक्सिमम प्लांट्स जो हैं, वो आपके डिप्लॉयड हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके बॉडी में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम का सेट होता है। दे हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, राइट? दे आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अब जब मैं प्लांट की बात करता हूँ, तो हम जब प्लांट की बात करते हैं, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, है ना? जब हम प्लांट की बात करते हैं तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को स्पोरोफाइट बोलते हैं, और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। होप यहां तक सबको क्लियर होगा, क्योंकि ये बातें हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां तक तो सबको क्लियर ही होगा। अब देखिए, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती क्या है, कैसे होती है ना? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड वाला ऑर्गेनिज्म है, ये डोमिनेट करता है। मतलब कि लाइफ साइकिल के 90% टाइम पे, मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल 1 साल की है, तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 11 महीने तक जो लाइफ साइकिल रहेगी, जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा, वो हैप्लॉइड ही होगा। तो उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके सफक, कोई बात नहीं, यू कैन लीव। सर मुझे ये रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? ये निष्कर्ष जी का नंबर है आपके पास सफक? जी सर। तो निष्कर्ष जी को आप उनको कॉल कर दीजिएगा या उनको मैसेज कर दीजिएगा, है ना? वो आपकी हेल्प कर देंगे रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा। अब देखो, क्या है कि यहाँ पर अब हम लोग जब बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, है ना, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम में लाइफ साइकिल का जो कंज्यूम करेगा या मैक्सिमम टाइम में जो डोमिनेट करेगा, दैट विल बी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और हैप्लॉइड क्या होगा? गैमेटोफाइट होगा। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल में आता है गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट तो हमको पहले से ही पता है कि गैमेटोफाइट क्या होगा, ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। उसके बाद क्या होगा? गैमेटोफाइट में ही, इसी गैमेटोफाइट के अंदर, है ना, हाँ, तो प्लीज बस 1 मिनट पहले का रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम था, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि देखो, किसी भी एनिमल या प्लांट, मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 2 तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं, 2 तरह की बॉडीज पाई जाती हैं। एक डिप्लॉयड बॉडी होती है और दूसरी हैप्लॉइड बॉडी होती है। ह्यूमंस की भी अगर बात करें, तो ह्यूमंस की पूरी बॉडी में, हमारी आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सब डिप्लॉयड सेल हैं। तो वो क्या हो गया? वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी डिप्लॉयड सेल पाए जाते हैं। तो प्लांट में जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है या डिप्लॉयड बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। इसी तरह से लाइफ साइकिल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, उनको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है? ह्यूमंस की भी बॉडी में, बॉडी की पूरी सेल, पूरे लाइफ टाइम में जो सेल्स पूरी बॉडी बनी रहती है, चाहे हार्ट की बात करें, चाहे लिवर की बात करें, चाहे पूरी बॉडी में किसी भी सेल की बात करें, तो वो सब डिप्लॉयड सेल होती हैं। लेकिन ह्यूमन की बॉडी में भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कुछ हैप्लॉइड सेल बनती हैं, जैसे कि स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही जो डिप्लॉयड बॉडी होती है, उनको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, और हैप्लॉइड बॉडी को हम लोग गैमेटोफाइट बोलते हैं। लाइफ साइकिल की अगर आप बात करें, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 3 तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब आते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो लाइफ साइकिल होती है, उन ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है, या ये लाइफ साइकिल उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जिनकी लाइफ में मैक्सिमम जो टाइम होता है ना, वो
हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही डोमिनेट करता है। मतलब अगर यूं कहूं कि उनकी लाइफ साइकिल 10 महीने की है तो 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होगा उसमें पूरे में डिप्लॉयड बॉडी ही डोमिनेट करेगी, डिप्लॉयड बॉडी ही एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ 1 महीने के लिए जैसे 10 महीने का है तो 9 मंथ तक सिर्फ हैप्लॉइड बॉडी ही डोमिनेट करेगी और सिर्फ 1 महीने के लिए आपको डिप्लॉयड बॉडी दिखाई देगी, ठीक है। और उस टाइम पे जब डिप्लॉयड बॉडी होगी तो हैप्लॉइड गायब हो चुकी होगी। तो इनकी लाइफ साइकिल में सबसे पहले आते हैं गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट होते हैं इन्हीं के गैमेटोफाइट में ही, तो गैमेटोफाइट एक तरह की हैप्लॉइड बॉडी है, इन्हीं में सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन इनमें डेवलप होते हैं, तो सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। सेक्स ऑर्गन्स दोनों तरह के होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन्हीं सेक्स ऑर्गन के अंदर, मतलब मेल और फीमेल रिस्पेक्टिव सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट किस तरह के होंगे? गैमीट 2 तरह के होंगे, दैट विल बी द मेल गैमीट, है ना। तो मेल गैमीट भी होंगे, मेल, और इसी तरह से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो फीमेल गैमीट का भी फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, हमें ये पता है कि यहाँ पर जो गैमीट होंगे ये गैमीट भी हैप्लॉइड ही होंगे। अब समझिए बात को, यहाँ पर क्या है, नॉर्मली जब किसी भी बॉडी से गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी के अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस नहीं होगा। क्यों? ऑलरेडी हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड सेल बन रही है। तो यहाँ पर डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस होगा, है ना। तो माइटोसिस के थ्रू यहाँ पर हैप्लॉइड बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, ये मेल और फीमेल जो गैमीट हैं ये दोनों ही गैमीट आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो मेल और फीमेल गैमीट का यहाँ पर फ्यूजन होगा। तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन की वजह से, इसकी वजह से जो अब बॉडी बनेगी वो बनेगा जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बनेगा जाइगोट। पूरी लाइफ साइकिल में अब जो जाइगोट बॉडी होगी, दोनों गैमीट हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट ही इनकी लाइफ साइकिल में ऐसी बॉडी होगी जो कि डिप्लॉइड होगी। इसके बाद जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगा। जाइगोट के अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन मतलब अब जाइगोट डिवाइड करना शुरू करेगा। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। तो मतलब जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी। रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड से क्या बनता है? अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बॉडी बनेगी। अब ये जो हैप्लॉइड सेल बनेगी तो जाइगोट से डिवाइड करके जिन स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा उनको हम कहते हैं मियोस्पोर्स। और हमें ऑलरेडी पता है, मैं कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मियोसिस से बने स्पोर्स को हम मियोस्पोर्स बोलते हैं। मियोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। मियोस्पोर्स क्या करेंगे? ये जर्मिनेट करेंगे और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर लाइफ साइकिल में बहुत ही थोड़े समय के लिए एक डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, और ये जिस डिप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन हुआ उस डिप्लॉइड बॉडी को हम लोग जाइगोट कहते हैं। इस तरह की लाइफ साइकिल जिसमें मैक्सिमम टाइम पीरियड जो डोमिनेट करता है, वो जो डोमिनेट करता है दैट विल बी डोमिनेटेड बाय दिस वन हैप्लॉइड बॉडीज, है ना। क्लियर है? क्लियर भाई सब? यस सर। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ। ये डायग्राम नोट कर लो, आप थोड़ा साफ से नोट करना। मैं ग्राफिक बोर्ड में लिख रहा हूं तो ज्यादा साफ नहीं आ रहा, लेकिन आप थोड़ा साफ से, बस यही बनाना आपको। अगर आपसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूछी है तो आपको डायग्राम भी यही बनाना है। मैं इसके एग्जांपल भी आपको बता देता हूं, साइड में लिख देता हूं, आप एग्जांपल भी नोट कर लीजिएगा किसमें पाई जाती है। एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है भाई, जल्दी से बताओ। ग्रीन एल्गी। Algae, green algae. वेरी गुड। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स, ये सब ग्रीन एल्गी हैं। वॉल्वॉक्स और कारा, बस इतने नोट कर लो। कारा भी बता चुका हूं मैं, क्लेमाइडोमोनास बता चुका हूं, स्पाइरोगाइरा बता चुका हूं। नोट कर लिया? नो सर। Yes, sir. ठीक है, कर लो।
सर आपने ये रिडक्शन डिवीजन के साइड में मियोसिस दोबारा यहाँ पे क्यों लिखा है? मतलब रिडक्शन डिवीजन को ही मियोसिस कहते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया कि लोग समझ जाएं कि रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस। ओके सर। चलिए नोट करिए। देयर इज सिंगल वेजिटेटिव इंडिविजुअल, देयर इज सिंगल वेजिटेटिव इंडिविजुअल which is haploid, which is haploid and often called gametophyte. Next point, it can multiply vegetatively, it can multiply vegetatively and by spores and by mitospore लिख लो, and by mitospore. Next point, gametophyte produces haploid gamete which fuses and produces a diploid zygote. Full stop. Next point, zygote divide through meiosis and produces haploid and produces एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा सर आपने क्या बोला? ये वाला पॉइंट एक बार चलो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जाइगोट डिवाइड थ्रू meiosis and produces haploid meiospore and produces haploid meiospore. Full stop. These meiospore germinate and gives rise. These meiospore germinate and gives rise to a gametophyte
प्लांट बॉडी। आप देखो, क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं ना? नो सर। देखिए अब दूसरा आते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया था डेप्लॉन्टिक, है ना? तो जी माइटोस्पोर्स एंड मियोस्पोर्स क्या है, मतलब डिफरेंस? अच्छा देखो ठीक है, हाँ हाँ आमना, मोस्टली लाइफ साइकिल छोटी होती है, राइट, लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। देखो माइटोस्पोर क्या होता है ना, समझो बात को, अगर कोई सेल है, एक मदर सेल है ना, ये मदर सेल जो है ये डिवाइड करती है ना। अब डिवीजन कैसे करती है, इसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, मतलब ये मदर सेल डिप्लॉइड सेल है, इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। इससे रिडक्शन डिवीजन से हमेशा जब भी रिडक्शन डिवीजन होगा, या इसी को हम लोग मियोसिस कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, और डिटेल में मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे के चैप्टर्स में। जब भी मियोसिस होगी तो एक डिप्लॉइड सेल से 4 डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, तो ये चारों हैप्लॉइड सेल होंगी, है ना। मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो स्पोर बनते हैं उनको हम मियोस्पोर बोलते हैं। स्पोर बनने की एक और प्रोसेस है, वो प्रोसेस कैसे होती है, वो प्रोसेस होती है माइटोसिस के थ्रू। तो स्पोर मियोसिस मदर सेल से ही बनेंगे, लेकिन स्पोर मियोसिस से भी बन सकते हैं और माइटोसिस से। जब माइटोसिस होता है तो एक सेल से सिर्फ 2 सेल का, एक मदर सेल से सिर्फ 2 डॉटर सेल बनती हैं और दोनों ही डिप्लॉइड होंगी, ठीक है। तो माइटोसिस के थ्रू बने हुए स्पोरों को हम माइटोस्पोर टर्म देते हैं, ठीक है। तो माइटोस्पोर हमेशा डिप्लॉइड होंगे और मियोस्पोर हमेशा हैप्लॉइड होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ गया ना? आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। सर कर लिया। ठीक है, तो Thank पक्का you, समझ में आ sir. गया ना? यस सर। गुड, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं दूसरा, मैंने आपको बताया कि एक दूसरी टाइप की जो लाइफ साइकिल होती है, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, आप लोग इतनी देर में तो समझ ही गए होंगे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है। इसमें 2n हो ज्यादा लाइफ। राइट, इसमें जो डोमिनेट करेगा वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डोमिनेट sir. करेगा, है ना। तो इनकी लाइफ साइकिल में मैक्सिमम जो डोमिनेट करेगा वो स्पोरोफाइट ही होगा, स्पोरोफाइट ही डोमिनेट करेगा। मैक्सिमम जो लाइफ स्पान होगा, उस मैक्सिमम लाइफ स्पान में जो विजिबल ऑर्गेनिज्म होगा वो स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट, है ना। ठीक है, चलिए अब ये वाले भी लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, वो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी स्पोरोफाइट से। तो ओके, पहले मैं थोड़ा सा clear कर दूं। ठीक, देखिए अब क्या होता है कि लाइफ साइकिल में सबसे पहले लाइफ साइकिल जो स्टार्ट होगी तो स्पोरोफाइट्स होगी। तो लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट मेन प्लांट होगा, और स्पोरोफाइट हमको पता है कैसे होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पोरोफाइट के अंदर ही क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन। तो मतलब ये होगा मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, सेक्स ऑर्गन। और सेक्स ऑर्गन दोनों तरह के होंगे, एक मेल सेक्स ऑर्गन होंगे और दूसरे
फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। अब देखिए मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी डिप्लॉयड होंगे और ऑर्गन तो डिप्लॉयड ही होंगे। तो ये स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डिप्लॉयड है। अब देखिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के अंदर यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस, मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा। तो देखिए यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा मतलब मियोसिस हो गई, और मियोसिस होने से यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों तरह के गैमीट बनेंगे, है ना, मेल गैमीट, और गैमीट कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर से गैमीट दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, सो दैट विल बी द फ्यूजन ऑफ गैमीट। तो गैमीट का फ्यूजन होगा और फ्यूजन से जिस बॉडी का फॉर्मेशन होगा उस बॉडी को हम लोग, बॉडी हो जाएगी डिप्लॉयड, उसे हम लोग कहेंगे जाइगोट, और जाइगोट में मियोसिस होगी और मियोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट का फॉर्म, सॉरी माइटोसिस होगी, जाइगोट में माइटोसिस होगी और माइटोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो लाइफ साइकिल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइफ साइकिल में बहुत थोड़े समय के लिए सिर्फ जो चीज डोमिनेट कर रही है वो क्या है, सिर्फ गैमीट ही है। तो गैमीट ही यहाँ पे हैप्लॉइड बॉडी है, बाकी पूरी की लाइफ साइकिल में जो चीज डोमिनेट कर रही है वो क्या है, डिप्लॉयड बॉडीज है। इस तरह की लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, जिसमें कि लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड बॉडी डोमिनेट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह की लाइफ साइकिल जो पाई जाती है, आपने देखा होगा कि ये लाइफ साइकिल इसमें ब्रायोप्सिस में पाई जाती है। ब्रायोप्सिस हमारा मॉसिस में आता है, ब्रायोप्सिस मॉसिस लाइफ साइकिल के साथ में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं, है ना। अच्छा, एल्गी में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एल्गी में मेनली आपने देखा कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेट करती है, लेकिन कुछ एल्गी हैं फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस, सॉर्गेसम, सॉर्गेसम, है ना, फ्यूकस हो गया, सॉर्गेसम हो गया, इन सब में ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेट करती है। सर एक लेमिनेरिया भी है। हाँ, लेमिनेरिया भी इसी का एग्जांपल है। सर जल्दी से नोट कर लीजिए, आज खासफेल और देवांशी, मैत्री है नहीं क्या, कौन कौन नहीं आज, देखो जरा। अच्छा मैं हूँ। अच्छा मैत्री हो, खासफेल हो, अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था यही वाला, ये कि अलग से कोई क्वेश्चन था, ये बताओ खासफेल पहले। यही सर। हाँ यही से तो पूछ लो, फिर अभी पूछ लो। मतलब वो कह रहा था कि सेप्रोफाइटिक जनरेशन लिखा है ना आपने, वहां से मारेंगे तुमको पकड़ के, स्पोरोफाइट लिखा है हमने, सेप्रोफाइट कहाँ लिखा है? हाँ वहां से सीधा मेल और फीमेल की जगह गेमेटोफाइटिक जनरेशन, पहले स्पोर्स बनते हैं फिर गेमेटोफाइट, फिर गेमेटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन से गेमेट्स बनते हैं, वैसे नहीं हो सकता सर? नहीं एक्चुअली नहीं, इसमें वो एक्चुअली क्या है ना कि खासफेल उस लाइफ साइकिल को अगर स्पोर बनेंगे तो उसको हम एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में कंसीडर करेंगे, उसको हम सेक्सुअल में नहीं काउंट करेंगे ना। दूसरा गोला बनाते हैं ना अपन, फिर उसके लिए तो उसके लिए एक दूसरा सर्किल बनाते हैं ना। अच्छा, दैट इज पार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्चुअली, ठीक है। ओके सर, मतलब यहाँ पर डिप्लॉयड में सीधे सेक्सुअल में स्पोरोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स होंगे ना सर? हाँ, स्पोरोफाइट के ऊपर सिंपली आप देखो ना, ये जितने सारे एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पूरी स्पोरोफोटिक बॉडी होती है, उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन क्या बनते हैं, डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन बनते हैं, पिस्टिल और स्टेमेन। उनके अंदर जो ओवम और स्पोलन का फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। तो गैमेटोफिटिक स्टेज सिर्फ स्पोरोफाइट, इसमें जो एंजियोस्पर्म्स हैं सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में और सिर्फ ओवम के ओव्यूल के फॉर्म में, दैट्स इट। ओके सर। सर बट ब्रायोप्सिस में तो हैप्लॉन्टिक होता है ना? नहीं, ब्रायोप्सिस में डिप्लॉन्टिक होगा। सर मॉसिस में नहीं होता है? ये भी, हाँ ये मॉसिस का ही पार्ट है, बट ब्रायोप्सिस इज अ टाइप ऑफ मॉस। ओके सर। मतलब मॉसिस में भी ब्रायोप्सिस स्पेशल ये है, ठीक है, ठीक। और देखो ना उसमें क्या है ना, अच्छा आप उससे कंफ्यूज हो रहे होगे, क्या ड्रायोप्टेरिस जो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना सर? वो फर्न है। अरे उसकी क्या बोलते हैं, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मॉस पढ़ाया था ना। मॉस में किसका एग्जांपल पढ़ाया था आपको? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया नहीं, रिक्सिया, मॉर्केंसिया, फ्यूनेरिया पक्का?
इसमें तो फ्यूनेरिया ही था। टेस्ट ऑफ फ्यूनेरिया पढ़ाया था आपने। हाँ, तो उसमें तो वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हाँ फ्यूनेरिया पढ़ाया था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें, फ्यूनेरिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ओके सर। लेकिन इसमें जो ये है ब्रायोप्सिस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ठीक है, ओके सर। सर ओके। ये सब क्या है? कौन है? अच्छा, रेहाब ये आपने ये पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट? नो सर, मैंने नहीं पढ़ा भी है। तभी आपको नहीं समझ में आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, बैकअप क्लास में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि अच्छा सर, हाँ बताओ। सर एमिटोसिस भी तो होता है ना? किसमें? एमिटोसिस। एमाइटोसिस सिंपल सेल डिवीजन है, और ये मेनली प्रोटोजोआ में होता है, और उसमें बैक्टीरिया में होता है। तो जैसे बैक्टीरिया जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं ना, दैट इज एमाइटोसिस, दैट इज सिंपली डिवीजन ऑफ ए सेल, है ना। और एमाइटोसिस को हम कह सकते हैं इट इज लाइक माइटोसिस। ठीक है, सर डिफरेंस कुछ भी नहीं है? डिफरेंस है थोड़ा सा। डिफरेंस क्या है ना, कि जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, और वहां क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जैसी बॉडी ही नहीं पाई जाती है ना। और न्यूक्लियर एनवलप बनता और बिगड़ता नहीं है, मतलब डिसइंटीग्रेट और इंटीग्रेट नहीं करता है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ओके सर, तो आपने ये चीजें एग्जांपल क्या बताया? जैसे बैक्टीरियल डिवीजन होता है ना, बाइनरी फिजन Yes, sir. परफेक्ट एग्जांपल है एमाइटोसिस का, है ना। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। डन सर। हाँ ठीक है, नोट करेंगे। देयर इज सिंगल सोमैटिक फेज which is there is single somatic phase which is so single somatic phase मतलब vegetative body, single somatic phase which is diploid and often termed as sporophyte. Next point, meiosis occurs in the plant body. Meiosis occurs in the plant body or its sex organ. Meiosis occurs in the plant body or its sex organ at the time of gamete formation. सर टाइम ऑफ के बाद? At the time of gamete formation. Full stop. The gametes are only structure. The gametes are only structure which are haploid in gametes are the only structure which are haploid in life cycle. Full stop. Gametophytic next point है gametophytic or
haploid somatic phase eliminated सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए। gametophytic or haploid somatic phase eliminated through evolution full stop. In gymnosperm and angiosperm तो थ्रू एवोल्यूशन के बाद through evolution, next point है फिर through evolution, next point, in gymnosperm and angiosperm sporophytic in gymnosperm and angiosperm sporophytic generation is dominant सर एंजियोस्पर्म के बाद क्या? in gymnosperm and angiosperm. Sporophytic generation is dominant and सर स्पोरोफिटिक के बाद generation is dominant and gametophytic generation is highly reduced. That's why life cycle is diplontic. तो देखो इसके मेन एग्जाम्पल जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के हैं वो तो जिम्नो और एनजीओ हैं, है ना, वो तो कॉमन हो गया। लेकिन उसके अलावा एल्गी में तो नॉर्मली देखिए, एल्गी में नॉर्मली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, लेकिन सार्गेसम और फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक होती है। इसी तरह से हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट का फीचर है, लेकिन मेनली मॉसेस का फीचर है, लेकिन ब्रायोप्सिस ऐसा मॉस है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ये तीनों एग्जांपल इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको तीनों एग्जांपल नोट कराए। सर आपने इससे पहले क्या बोला कि कौन सा वो है जिसमें क्या कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है? इसमें ये टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में मॉसेस में। ओके सर, है ना, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं तीसरी टाइप की लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना, थर्ड टाइप। तो थर्ड हेडिंग डालिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जिसमें लाइफ साइकिल में दोनों ही तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं ना वो डोमिनेट करते हैं। हैप्लॉइड भी डोमिनेट करेगा, डिप्लॉइड भी डोमिनेट करेगा, तो दोनों ही तरह के इंडिविजुअल जो होते हैं वो लाइफ साइकिल में डोमिनेंट होते हैं, मतलब बराबर का रोल प्ले करते हैं, दोनों ही क्लियरली विजिबल होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये भी लाइफ साइकिल। इसका मतलब थोड़ी ही अच्छा ठीक है तो, स्पोरेंजियम
ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें भी ऑब्वियसली स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट किसी से स्टार्ट करो, दोनों इक्वली वेटेज होते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं स्पोरोफाइट है लाइफ साइकिल में, तो स्पोरोफाइट है, ऑब्वियसली स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब स्पोरोफाइट में क्या होता है कि स्पोरोफाइट के अंदर माइटोसिस होती है और माइटोसिस से स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, इसमें बना स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम एक डिप्लॉयड बॉडी होगी। आप देखो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं, तो स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल क्या होंगी, ये भी डिप्लॉयड होंगी। जो स्पोर मदर सेल हैं, इन स्पोर मदर सेल में, तो स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है। जब स्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, तो रिडक्शन डिवीजन की वजह से अब यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, वो बनेगी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर को हम कह सकते हैं दे आर मियोस्पोर, तो मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके प्लांट सोमेटिक एक दूसरी सोमेटिक बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक सोमेटिक बॉडी थी स्पोरोफाइट, है ना, और यहाँ पर फिर डिवाइड करके ये जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके जिस बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे उसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे। तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, जैसे आपने देखा था प्रोथैलस का फॉर्मेशन हुआ था, है ना, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा। देखो इस गैमेटोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। द रीजन बिहाइंड इट, इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी खुद में हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगी। अब देखिए माइटोसिस के थ्रू सेक्स ऑर्गन में दो तरह के गैमीट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फीमेल और मेल, है ना, ये दोनों ही क्या होंगे, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट और मेल के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमीट दोनों ही हैं, तो मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट दोनों ही हैप्लॉइड हैं। सेक्स ऑर्गन जो थे वो भी हैप्लॉइड थे, ठीक है। इसके बाद दोनों ही आपस में फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूजन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट चीज का फॉर्मेशन करेगा, जाइगोट इट विल ग्रो, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा और फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, तो देखिए ये पूरी जो लाइफ साइकिल थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे वाली जो लाइफ साइकिल है ये डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करती है और ऊपर वाली जो लाइफ साइकिल है ये हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों ही तरह के जो ऑर्गेनिज्म है ये इक्वली यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। तो नीचे वाली डिप्लॉइड फेज, है ना, और ऊपर वाली हैप्लॉइड फेज, तो दोनों ही तरह की लाइफ साइकिल इक्वली डोमिनेट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लो डेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ऐसी लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही डोमिनेट करते हैं और हमें ये पता था कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ा था, वो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी। नहीं वो तो डिप्लॉन्टिक होगी ना, एंजियोस्पर्म अभी थोड़ी देर पहले मैत्री मैंने लिखवाया भी तो था कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। सर बट Excuse, हाँ बोलो।
सर बट वो क्या कहते हैं, हमने जो कल परसों मींस पढ़ी थी, उसमें लाइफ साइकिल में दोनों पॉइंट दिए थे, मतलब डिप्लॉयड फेज भी दिया था, हैप्लो डिप्लॉयड हैप्लॉयड फेज भी दिया था, मतलब वो हैप्लो डिप्लॉन्टिक हुआ ना फिर वो। हाँ नहीं 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 नहीं, मैथिली देखो ना, उसमें मेनली क्या होता है, एंजियोस्पर्म में सिर्फ हैप्लॉइड लाइफ साइकिल कहाँ पे होती है, सिर्फ वही तो मैं बोल रहा था, पॉलन और ये पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, और दूसरा आपका ओव्यूल हैप्लॉइड होता है, और बहुत थोड़े समय के लिए होता है। बाकी की पूरी लाइफ साइकिल में कौन डोमिनेट कर रहा है? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा। तो वो डिप्लॉन्टिक होगी ना, है ना। ये तो हमने लिखा भी थोड़ी देर पहले। आप देखो ब्रायोफाइट में, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ड्रायोफाइट लिख दिया। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, और दूसरी टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और जहां पे कंफ्यूजन हो आप लोग एक बार लाइफ साइकिल दोबारा से फिर के पलट के देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस तो सर। जल्दी एक से, मिनट Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया आपने सब लोगों ने? Yes, यस sir. Yes, नहीं सर, sir. एक मिनट। ठीक है, ठीक। सर हाँ अब इसके बाद एंड, इस चैप्टर के एंड में वो स्लेजिनेला का मॉर्फोलॉजी थोड़ा बता देंगे? अच्छा, मानोगे नहीं? क्यों सर? है? नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, नहीं मानोगे तो करवा देते हैं, कुछ बता देते हैं। सर हाँ, थोड़ा जल्दी से, थोड़ा सा एक्चुअली क्या कि मैं भी इस मूड में हूँ कि थोड़ा सा सिलेबस खींच दिया जाए, इसीलिए मैंने देखो क्लासेस बढ़ा दी है ना, 3-3 4-4 क्लास इसीलिए कर दी, 4-4 क्लासेस कर दी 1.5 घंटे की, कि थोड़ा सा सिलेबस और ज्यादा खींच जाएगा ना, तो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास पूछना, बट ऐसी चीज बताता रहूंगा। चलिए नोट कीजिए। in this type of life cycle, in this type of life cycle, sequential reoccurrence of सर एक मिनट प्लीज, इसको स्टार्टिंग से बोल दीजिए। in this type of life cycle, sequential reoccurrence of in this type of life cycle, sequential reoccurrence of somatic phases or सर सोमेटिक लाइफ सेल्स ना? नहीं, somatic phases or vegetative individual takes place, सर और के बाद क्या था? or vegetative individual, somatic phases or vegetative individual takes place in the form of gametophyte and sporophyte, in the form of gametophyte and sporophyte. Next point. सर स्पोरोफाइट लास्ट वर्ड था ना? हाँ, next point. Meiosis takes place in it. Meiosis takes place in it at the time of meiospore formation. Meiosis takes place at the time of meiospore formation. Next point.
फ्यूजन ऑफ गैमीट, लास्ट फॉर्मेशन था ना? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर। ये सब मियोस्पोर फॉर्मेशन हो गई हाँ, थी। नेक्स्ट पॉइंट, गैमीट फ्यूज and produces zygote, which is first cell of So which is के बाद which is first cell of sporophytic generation, which is first cell of sporophytic generation। ठीक है, so this was all about the plant world, है ना। सर उसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जाम्पल बेटा इसके ये जो ऊपर लिखा तो है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। सर इसमें मतलब कुछ भी हो सकता है? हाँ, सभी ब्रायोफाइट, सभी टेरिडोफाइट, सिर्फ हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की उसको छोड़ करके, जो लास्ट वाला ओके सर। उसको छोड़ करके। खासफेल मेरे भाई, तब तुम क्या पूछ रहे थे, आप बताओ। सर स्लेजिनेला का मॉर्फोलॉजी बताइए। अच्छा, सिलेजिनेला का मॉर्फोलॉजी पूछ रहे थे। Yes. सिलेजिनेला ऐसे गंदा सा एक प्लांट होता है बेटा, वो ठीक है, तो पूछ रहे हो तो बता देते हैं। सिलेजिनेला यार, इसमें सिलेजिनेला में देखो बता देता हूँ। सिलेजिनेला भाई साहब, सिलेजिनेला में कुछ छोटी छोटी लीवलेट्स पाई जाती हैं और प्लांट में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, है ना। एक तो ये हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर होता है और इसमें जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना खासफेल, क्या बोलते हैं, फ्यूनेरिया, जो मैंने आपको पढ़ाया था, फ्यूनेरिया में नहीं, गैमेटोफाइट में छोटी छोटी लीव्स थी ना, उस तरह की लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। तो एक तो प्लांट एक में इसमें लीफलेट ऐसी तरह की लीफलेट पाई जाती हैं और कुछ ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस होती हैं ये इसमें हॉरिजेंटल ब्रांचेस पाई जाती हैं, है ना, इस तरह की। तो ये लीफी स्ट्रक्चर होता है और इसके नीचे क्या होता है, इन्हीं लीफी स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ, है ना, एक वर्टिकल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, जिनमें क्या होता है, स्पोरेंजिया डेवलप होता है। तो इनको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, इसीलिए इन ब्रांचेस को। तो ये इस तरह की ये वर्टिकल ब्रांचेस हो गई और ऐसी, है ना, ये जो वर्टिकल ब्रांचेस होती हैं इन्हें हम स्पोरेंजियोफोरस ब्रांचेस बोलते हैं, इन्हें स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। हाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को हेटेरोट्राइकस कह सकते हैं। और क्या 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 फिर से हेटेरोट्राइकस कह सकते हैं सर इसे? यस सर। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, हेटेरोट्राइकस कह सकते हैं। और इसके नीचे क्या होता है कि ये रूट जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इन रूट जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग राइजोफोर इसके लिए टर्म यूज करते हैं, राइजोफोर। सो दे आर नॉट एक्चुअल रूट बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इन्हीं राइजोफोर में कुछ बीच में कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन होता है, इन्हें हम एडवेंटेनियस रूट भी कहते हैं। एडवेंटेनियस रूट, सो ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट क्या इनका? ये देखो यार, एक बात, जितने भी टेरिडोफाइट है, जितने भी जिम्नोस्पर्म से मैक्सिमम माउंटेनियस एरिया में पाए जाते हैं। और माउंटेन में भी मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म जम्मू कश्मीर वाले रीजन में नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म सिर्फ पाए जाते हैं जिसको आप बोलते हो ना, ये शिवालिक हिमालय, है ना, जो आप वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला और हिमाचल वाला जो रीजन है, ये शिवालिक पे पाए जाते हैं। लेकिन जो आउटर हिमालय है ना, आउटर हिमालयन है, जिसको सहाद्री बोलते हैं, सहाद्री वाला रीजन जो होता है, मतलब जम्मू कश्मीर जिसमें आ जाता है, उस वाले रीजन में नहीं पाए जाते। मतलब लेह लद्दाख वाले इस वाले एरिया में नहीं पाएंगे। मतलब आप इवन हिमाचल में भी ऊपर चले जाओगे, लाहौल स्पीति से ऊपर चले जाओगे तो भी नहीं मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर हाइट में जहां पे मॉइस्चर मौजूद है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये सिलेजिना होता है। तो इसमें ये, इनको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल स्मॉल लीफ और लेटरल स्मॉल लीव्स। तो ये दे आर स्मॉल लीव्स,
और इन्हीं के ऊपर स्पोरेंजियोफोर में स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, समझे? सर इनके लिए सनलाइट जरूरी है? इसकी एक और खास बात है, खास फेल। हाँ, क्या कह रहे हो मैत्री? सर मैं पूछ रही थी सनलाइट का इनमें कोई रोल है? नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है ना, बहुत कम चाहिए होती है, नॉमिनल, मतलब नॉर्मल। और अच्छा, एक और खास बात होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं क्लब मॉस। जैसे आपने बता चुका है। डाइकोट। हाँ, और एक और रिजरक्शन प्लांट इसको बोलते हैं। मैंने एक बार बताया था ना कि वो जो सूखे सूखे प्लांट Yes, लोग बेचते रहते हैं ना, तो सर इसमें हेट्रोस्पोरस भी है? हेट्रोस्पोरस है, इसमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। और ऊपर की तरफ इन्हीं बॉडों में जो स्पोरेंजियोफोर है ना, इन्हीं में छोटे छोटे इस तरह की बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, जिनको स्ट्रोबुलस। हाँ स्ट्रोबुलस कहते हैं। वेरी गुड, स्ट्रोबुलस। ठीक है, बस वही है। और बताओ। सर वो लिग्यूलेट क्या कहते हैं? अच्छा, लिग्यूलेट, इसमें लिग्यूल्स छोटी छोटी, ये यहाँ पर क्या होता है ना, जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, यहाँ पे छोटी छोटी लीफलेट का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम लिग्यूल्स कहते हैं, ठीक है, लिग्यूल्स। मतलब वहाँ जहाँ से ब्रांच निकलता है वहाँ पर छोटे छोटे लीव्स होते हैं जिन्हें हाँ लिग्यूलेट कहते हैं। एडेक्सियल सरफेस पे, अपर वाली सरफेस पे, एडेक्सियल सरफेस पे, उनको हम लिग्यूल्स बोलते हैं। और ठीक है, उस कैपिटोस हैबिटेट, क्या क्या कैपिटोस हैबिटेट से। स्पेलिंग बताना जरा। कैपिटोस हैबिटेट, यस सर। ये क्या होता है यार? पता नहीं। स्पेलिंग बताना जरा। हाँ? अरे वो क्या बोलते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसके कैपिटोस हैबिटेट उसको बोला गया होगा। ये सूख जाते हैं ना, तो बॉल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं। यस सर। सर ये हाँ, ये जब सूख जाते हैं ना, वैसे तो ऐसे हॉरिजेंटल रहेंगे, और जब ये सूख जाते हैं ना तो रोल्ड हो जाते हैं, तो कुछ कुछ बॉल के जैसे दिखाई देंगे, गोल गोल हो जाते हैं। सर ये सूख जाएंगे मतलब एट व्हाट कंडीशंस? एट एडवर्स कंडीशन लाइक एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम, इसमें जैसे मैं जब ये बर्फ वगैरह गिरने लगेगी इस टाइम पे, या फिर एक्सट्रीम हॉट सीजन में, जहाँ वाटर की स्कैरिसिटी हो जाएगी उस सीजन में, एडवर्स कंडीशन। ओके सर। ठीक है, अब स्टार्ट किया जाए एनिमल किंगडम। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग ये बताओ कि ये सिमेट्री मेट्री का आइडिया है आपको? सिमेट्री क्या होती है? यस सर। है ना, बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, क्या चीज? सिमेट्री बेटा, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री क्या होती है? यस सर है एक बार, अच्छा। लेकिन बता दो फिर भी। अच्छा ठीक है, ओके अंशिका, यू कैन लीव। चलो सिमेट्री में बता देता हूँ। अब देखो, सिमेट्री क्या, बहुत सिंपल सी चीज है। सिमेट्री मतलब होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर प्लेन के थ्रू अगर काटा जाए तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। अब वो किन किन प्लेन से उसको कट किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्री, है ना। तो सिमेट्री, कई तरह की सिमेट्री पाई जाती है, जैसे कि रेडियल सिमेट्री हो गई, है ना। तो चलो मैं सिमेट्री भी आपको बता देता हूँ, सिमेट्री कितने टाइप की होती है, और क्लासिफिकेशन तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, एनिमल का क्लासिफिकेशन। हाँ, चलो एक एक करके बताइए, सभी पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले सिमेट्री बताता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सर प्लांट किंगडम खत्म? हाँ, प्लांट किंगडम बिल्कुल परफेक्टली खत्म, है ना। आप, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा हमें टाइम लगा, मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ा दिया है प्लांट किंगडम, और आपको मैंने फंजाई इतना डिटेल में पढ़ा दिया है। आप क्वेश्चन करके देखिएगा, देन यू विल फील कंफर्टेबल। आप क्वेश्चन आपसे कोई नहीं रहेगा जो मतलब आपसे ना हो पाए, आपको ऐसा लगे कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको अभी से, हाँ, अगर आप इसको रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, तो आपको अभी से लेकर नीट तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, किसी को भी, जिसने भी मन से पढ़ा होगा, वो कि आप सबने मन से ही पढ़ा है। अब सिमेट्री क्या होती है, ठीक है, नोट कर लो सिमेट्री होती क्या है। बॉडी सिमेट्री इज
सिमिलरिटी ऑफ पार्ट, सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए। ठीक है, हाँ, बॉडी सिमेट्री इज द सिमिलरिटी ऑफ पार्ट, similarity of part in different region and direction of body. अब देखो, तो सिमेट्री किस तरह की हो सकती है? दो तरह की हो सकती है बॉडी, है ना, सिमेट्री के टर्म्स में। एक तो हो सकती है बॉडी एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है? एसिमेट्रिकल वो बॉडी होती है, सॉरी, एसिमेट्रिकल ASYME, asymmetrical or asymmetric. Asymmetric. The second word is symmetrical. देखो, जब किसी भी बॉडी को किसी भी पेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, ऐसी बॉडीज जिनको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके, उनको हम एसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा है। अब अमीबा का शेप चेंज होते रहता है। क्या आप अमीबा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नो सर, कभी नहीं कर सकते। तो अमीबा की जो बॉडी होगी दैट विल बी एसिमेट्रिकल। डब्ल्यूबीसी हो गई, है ना, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की, डब्ल्यूबीसी सेल को कभी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो एसिमेट्रिकल बॉडी है ना। सिमेट्रिकल बॉडीज वो होती हैं जिनको एटलीस्ट दो इक्वल पार्ट में किसी एक प्लेन से कम डिवाइड किया जा सके। तो नोट करेंगे सर। हाँ, सर सिमेट्री में होने का कंडीशन ये भी तो है ना कि फिक्स शेप होना चाहिए। हाँ, सिमेट्री में होने का है तो फिक्स शेप होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होती हैं जिनका शेप फिक्स है, जैसे स्पॉन्जेस, ठीक है। अब देखो, स्पॉन्जेस का शेप तो फिक्स है, कि कैसे होगा? उनमें एंडोस्केलेटन भी है, लेकिन फिर भी इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो परफेक्टली फिक्स शेप नहीं होता है। नोट करेंगे, देखिए, स्पॉन्जेस कैन नॉट चेंज देयर शेप बट स्टिल दे आर एसिमेट्रिकल। सर लेकिन वो परफेक्ट सॉलिड नहीं हुआ ना। स्पॉन्जेस परफेक्ट सॉलिड होते हैं, एकदम सॉलिड कैल्केरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी डिपॉजिट होता है बॉडी के बाहर, और रफ होते हैं, लेकिन वो कैसे भी ग्रो कर जाते हैं। तो नोट करेंगे, asymmetrical are those organism when body cannot be divided, when body cannot be divided into two equal part. When body cannot be divided into two equal part, like amoeba and sponges, like amoeba and sponges. Next point. An animal said to be symmetrical if body is divisible into two equal part
by one or more than one plane. One or more than one plane. अब देखो ये जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती है ना, सिमेट्रिकल बॉडीज तीन तरह की हो सकती है ना, ये तीन टाइप की हो सकती हैं, थ्री डिफरेंट टाइप की हो सकती है। देखिए कैसे तीन तरह की हो सकती है, समझिए बात को। पहली तो हो गई स्फेरिकल सिमेट्री। अब स्फेरिकल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ? स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब हुआ कि आप ये बॉल की तरह है ना। अब जैसे कुछ ये वॉल्वॉक्स हो गया, वॉल्वॉक्स बिल्कुल फुटबॉल की तरह होता है, बॉल की तरह होता है ना। और कोरल्स हो गए, ठीक है, कोरल्स भी कुछ बॉल की तरह होते हैं, कुछ स्पॉन्जेस बॉल की तरह होते हैं। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री में क्या होता है, इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। मतलब द बॉडी इज लाइक बॉल, है ना। दूसरी हो गई रेडियल सिमेट्री। अब देखो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि आप उसको रेडियस के थ्रू टू इक्वल पार्ट में आप कभी भी कोई भी, तो देखिए ये रेडियल सिमेट्री होगी। तो रेडियल सिमेट्री में ये इसकी हो गई रेडियस, आप इसकी रेडियस के थ्रू पास होने वाली किसी लाइन से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, मतलब कैसे, कोई भी लाइन हो लेकिन शर्त यह है कि वो लाइन रेडियस से होकर के जानी चाहिए, है ना। तो जब भी कोई रेडियस से पास होने वाली लाइन पास होती है, तो रेडियस से पास होने वाली लाइन के थ्रू काटने पे ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एक बाई रेडियल भी होती है, वो मैं बताऊंगा आपको कि बाई रेडियल क्या होती है। जब बाइलेटरल और रेडियल एक साथ हो उसको बाई रेडियल कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझिए, तो रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? स्टार फिश इसका एग्जांपल है। तो स्टार फिश जिसको बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, स्टार फिश में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तीसरी टाइप की जो सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। तो अब देखो बाइलेटरल क्या होती है, थर्ड है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है उसको सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब ऐसा क्या हो सकता है, देखिए जैसे कि एग्जांपल है, मान लो ये कोई इंसेक्ट है ना, तो किसी इंसेक्ट को, ये इंसेक्ट, ठीक है, ये इंसेक्ट है, इसको दो इक्वल पार्ट में सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, तो ऐसी बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री में ऑर्थ्रोपोड्स आ गए, है ना, तो दे आर लाइक इंसेक्ट। और वर्टिब्रेट भी इसी बात है, हम आप ह्यूमन हो गए, ह्यूमन और इंसेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन है क्या, ये बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है क्या ह्यूमन में? Yes, sir. पक्का? No, sir. किसी को डाउट हो तो आप इस बात का विरोध कर सकते हैं। सर लिवर तो एक ही जगह होता है ना। हाँ, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली हम लोग मैथली बात करते हैं, एनाटॉमिकली बात करोगे तो कोई भी नहीं होगा फिर बाइलेटरल। Yes, sir. आप बस फिजिकल Yes, चेंज। sir. हाँ, तो हमारी एक आंख दूसरी आंख से छोटी होती है थोड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बात सही है। ये लास्ट ईयर प्रूफ हो चुका है कि हमारा हाफ फेस जो होता है वो दूसरे हाफ फेस से मैच नहीं करता, बिल्कुल नहीं मैच करता। आधा चेहरा हमारा डिफरेंट होता है और आधा फेस डिफरेंट होता है, ठीक है। हमारे दोनों ऑर्गन परफेक्टली बिल्कुल मैच नहीं करते, एंड ह्यूमंस आर नॉट एक्चुअली परफेक्ट बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। हमें बाइलेटरल सिमेट्री नहीं पाई थी। वैसे देखा जाए वी आर एसिमेट्रिकल, ठीक है, राइट। तो ये हो गई हमारी सिमेट्री, है ना, ठीक है। और एक और चीज, एक दो कुछ और टर्म है वो मैं आज बता ही देता हूँ। जैसे इस पे तो किसी को डाउट नहीं हुआ होगा ना, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। यस सर, बट बाइलेटरल में वर्टिब्रेट्स एंड और भी एग्जांपल्स बताए थे ना आपने। किसमें किसमें? वर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स एंड बाइलेटरल। इंसेक्ट, हाँ इंसेक्ट्स। सर और भी आपने बताया स्फेरिकल था। सिमेट्री में क्या समझा था?
स्फेरिकल सिमेट्री में जैसे बॉल की तरह होते हैं, दे आर लाइक बॉल, नोट कर लो, दे आर लाइक बॉल, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन। सो हाँ, आपने वॉलवर्क्स के नीचे क्या लिखा है? वॉलवर्क्स के नीचे लिखा है कोरल्स, कोरल्स सिलेंट्रेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, अब तो देखो तो वॉलवॉक्स क्या होता है? वॉलवॉक्स बेटा एक इस तरह का ये ग्रीन एल्गी है। तो चलो मैं बता देता हूँ वॉलवॉक्स क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूँ। वॉलवॉक्स एक ग्रीन एल्गी है, वो इस तरह का एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, और इसकी वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी है ना, इसको हम वॉलवॉक्स की कॉलोनी को कहते क्या है, कोइनोबियम, इसके लिए टर्म यूज करते हैं, CONOEBIO। ये जो कोइनोबियम या सीनोबियम, इसको वैसे हम लोग सीनोबियम बोलते हैं, तो सीनोबियम या कोइनोबियम जो है, इट इज कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स, कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इस तरह के छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास की तरह दिखने वाले ये होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे ग्रीन एल्गी होते हैं जो इस तरह के छोटे छोटे एल्गी होते हैं जो कि इसके अंदर एक जेल जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बंद होते हैं। ये पूरे में इस तरह से पाए जाते हैं। तो ये बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर बोलता है, और इस एक को, ये जो एक ऑर्गेनिज, और ये आपस में इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से, इनको हम लोग बोलते हैं वॉलवॉक्स, एंड दे आर अ टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ ग्रीन एल्गी, ठीक। यस सर। हाँ, ठीक है, तो आगे चलते हैं। सर तो बायलैटरल में ह्यूमन नहीं आएगा ना? नहीं, वैसे तो हम लोग बोलेंगे, मैं आपको बता रहा था, इट वाज जस्ट अपडेशन ऐसा, लेकिन बुक्स में ह्यूमन अभी तक बायलैटरल ही है, ओके सर। बट परफेक्ट बायलैटरल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा था। ये लास्ट ईयर ये बात प्रूफ हो गई। अब बॉडी प्लान्स पे आते हैं। बॉडी प्लान कई तरह के होते हैं। बॉडी प्लान में क्या होता है, सबसे पहला होता है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लांट क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सेल्स का कलेक्शन है, सेल्स का गुच्छा है, उसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। जहां पे बॉडी इज क्लस्टर ऑफ सेल, ठीक है, बॉडी इज क्लस्टर ऑफ सेल। क्लस्टर बोले तो गुच्छा, क्लस्टर ऑफ सेल, सेल का गुच्छा होता है। यहां पे टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पॉन्जेस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट फॉर्म। तो बॉडी प्लान में सबसे पहले आता है सेल एग्रीगेट प्लान, ठीक है, नॉट प्लांट, प्लान, सेल एग्रीगेट प्लान, ठीक है। सेकंड नंबर पर आता है ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान में क्या होता है, इसमें बॉडी में सिर्फ एक ही होल होता है ना, उसी होल से एक ही, पूरी बॉडी में एक ही होल होगा, सिंगल पोर होगा, उसी पोर से फूड आएगा, है ना, सिंगल होल होगा, बाकी बॉडी क्लोज होगी, तो इसी से फूड आएगा, और इसी से क्या होगा, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलेगा, है ना, एक्सक्रीशन होगा। तो ऐसी जो बॉडीज होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान, एक्सक्रीशन, है ना। अब ये पाया किस में जाता है, इसका भी एग्जांपल जैसे हो गया, ये सिलिंड्रेटा में पाया जाता है, हाइड्रा जैसे हो गया, हाइड्रा उसी से फूड लेता है और उसी से एक्सक्रीशन होता है। इनको हम ब्लाइंड सैक प्लांट बोलते हैं। तो ब्लाइंड सैक प्लांट में क्या होता है, देयर विल बी सिंगल ओपनिंग, बॉडी हैव सिंगल ओपनिंग, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, उसमें हम लोग भी आ जाएंगे।
ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक फिश है, फिश की बॉडी को हम ट्यूब की तरह मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसकी बॉडी के अंदर एक दूसरा ट्यूब पड़ा है, पाइप पड़ा है, जो कि स्टमक की तरह काम करता है ना। ये स्टमक हो गया, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, और ये एनस होगा। तो यहां पर दिस इज एनस, दिस इज माउथ, एंड दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, है ना। यहां पे दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, समझ आ गया नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एनिमल क्लासिफिकेशन में, जल्दी से नोट कीजिए। डन सर। डन, वेरी गुड। नोट कर लेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट में द बॉडी हैज टू ट्यूब्स, द बॉडी हैव टू ट्यूब्स, one is formed by body wall and second is One is formed by one is formed by body wall and सर एक बार फिर से बोल दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट, बॉडी हैव टू ट्यूब्स, body have two tubes, one is formed by body wall, one is formed by body wall and another is formed by digestive tube। ठीक है, ओके। यस सर। अब देखो आई का ह्यूमन स्कल का सिमेट्रिक है, आई क्या ह्यूमन स्कल भी नहीं, ह्यूमन स्कल भी सिमेट्रिक नहीं है मैत्री। ये सब वही मैं बोल रही थी कि आई अगर एसिमेट्रिक है तो सही ह्यूमन स्कल भी बहुत एसिमेट्रिक है। हाँ, एसिमेट्रिक है, तभी तो हम लोग परफेक्ट सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है। अब देखो दो टर्म आपको एक और बार बार मिलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहला है डिप्लोब्लास्टिक। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ श्योर, लीजिए। सम एनिमल किंगडम की बिगनिंग कल करेंगे क्या? हाँ, कल ही हो पाएगी अब तो। यस सर, अभी तो 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट बचे ओके हुए हैं। सर। हाँ, तो ये मैं तब तक समझा देता हूँ बेसिक चीजें, है ना, जो बेसिक टर्म्स है। यस सर। अब देखो हाँ, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किधर गए, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, नॉर्मली एक हमारी बॉडी में जाइगोट है ना, ये एक जाइगोट है। अब लाइफ साइकिल तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जाइगोट डिवाइड करता है कई सारी सेल्स में, बहुत सारी सेल्स में। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एम्ब्रियो अपनी इनिशियल स्टेज में जब होता है ना, तो सबसे पहले एम्ब्रियो एक सेल का गुच्छा बन जाता है, ठीक है। बहुत सारी सेल्स का ये कलेक्शन हो जाता है, इट इज जस्ट ए क्लस्टर ऑफ सेल, है ना। तो ये बहुत सारी सेल्स होती हैं इस तरह की मलबरी शेप की, इसीलिए उसको मॉरुला स्टेज बोलते हैं। और मॉरुला स्टेज बनती है तो मॉरुला का मतलब ही होता है मलबरी,
फिर मॉलुला के बाद अगली स्टेज आती है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला स्टेज में आने के बाद पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर कि क्या होती है मॉलुला। अब क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो होता है या जो ये इनिशियल स्टेज पे एम्ब्रियो है, ये 2 पार्ट पे डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 2 तरह की लेयर बन जाती है, ठीक है। तो अगर इसमें 2 तरह की लेयर बन जाती हैं, तो आउटर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, है ना, एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इन दोनों लेयर से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनकी की पूरी बॉडी सिर्फ इन्हीं 2 लेयर से बनी होती है, 2 लेयर से जाकर के आगे पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अब आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। जाइगोट डिवाइड होता है, वैसे ही जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब जो इनका एम्ब्रियो होता है, ऑल सेल्स डिवाइड होती हैं, और इनमें जो इनका ब्लास्टुला स्टेज होती है, उनमें 3 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। 3 तरह की लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये 2 लेयर तो पहले से मौजूद ही थी, अब यहाँ पे 3 तरह की लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक तीसरी लेयर जो बनती है वो मेसोडर्म होती है, और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म होती है। हमारा आपका भी जो फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह से होता है। आप देखो, हमारी जो स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब बने होते हैं एक्टोडर्म से। हमारी जो मसल्स वगैरह होती हैं वो सब बनी होती है मेसोडर्म से, और हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट वगैरह बना होता है, नर्वस सिस्टम बना होता है, ये सब एंडोडर्म से बना होता है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर भी एंडोडर्म ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी पूरी बॉडी में पहले जब एम्ब्रियो डिवाइड होता है, एम्ब्रियो 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, वो ट्रिप्लोप्लास्टिक कहलाते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी 2 लेयर में, इनका जाइगोट 2 लेयर में डिवाइड करता है, एम्ब्रियो में डिवाइड करता है, एम्ब्रियो 2 लेयर में डिवाइड करता है, और इन्हीं 2 लेयर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उनको डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं। नोट कर लीजिए। सर इसमें मॉरुला स्टेज नहीं हुई? सब में वही होगी, पहले सबसे पहले आएगी ब्लास्टुला स्टेज आएगी, फिर मॉरुला स्टेज आएगी, और फिर ये आएगी, ये ब्लास्टुला स्टेज आएगी। सो हाँ, सो ये एम्ब्रियो के बाद वाली स्टेज का नाम क्या है? कौन सा? अच्छा, एम्ब्रियो के, ये एम्ब्रियो की ही सभी स्टेज जितनी मैंने आपको बताई ना, ये ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला। हाँ, सो मतलब ये जो एक्टोडर्म एंडोडर्म फॉर्म हो रहा है वही है ना ब्लास्टुला? हाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला कहेंगे। सो सर सिर्फ ह्यूमन ही सर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? क्या क्या? हाँ बेटा बोलो। सिर्फ ह्यूमन ही ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? जी, हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आप देखो ना, हम जब अपने मदर के अंदर डेवलप होते हैं ना, तो पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियो एक मलबरी की तरह गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। फिर एक्टोडर्म से हमारे ये स्किन बनने लगती है, हेयर बनने लगते हैं, नेल्स बनने लगते हैं। मेसोडर्म से हमारी मसल्स वगैरह बनने लगती हैं, बोन्स वगैरह बनने लगती हैं। एंडोडर्म से क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, हार्ट बनता है, लिवर बनता है, ऐसे बनने लगता है। तो इसी तरह से फॉर्मेशन। हाँ सर, जब क्या कहते हैं जाइगोट फॉर्म होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर सर, तो उस फीटस में सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है जो फॉर्म होता है? यार मैं तो देखो, सबसे पहले ऑर्गन हम नहीं कह सकते कि कौन सा किसका फॉर्मेशन होता है। कई सारे ऑर्गन का एक साथ फॉर्मेशन होता है, कई सारे ऑर्गन का एक साथ। सर लेकिन सबसे पहले तो इंटरनल ऑर्गन्स में से कौन सा आता है? ऐसा है, सच तो कहीं डेवलपमेंट में नहीं दिया कि इंटरनल ऑर्गन सबसे पहले कौन बनता है। ओके सर। लेकिन ये कह सकते हो कि सबसे बाद में ब्रेन बनता है, ये ये बात सर सच बात का तो पता है, सर ब्रेन बनता है। है। हाँ, स्टार्टिंग में कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है, स्टिल आई विल सी, वैसे ऐसा कहीं दिया नहीं है पहले कौन सा ऑर्गन बनता है। स्टिल आई विल सी, अगर शायद कहीं दिया हो तो हो सकता है इसमें दिया होगा। जो ये है ना, गेनोंग है, मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक है, गेनोंग है मेरे पास,
तो गैनोंग में शायद दिया होगा, मेडिकल फिजियोलॉजी में दिया होगा, नॉर्मल बुक्स में तो नहीं होगा, एमएससी तक में। मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक पढ़ते हैं हम लोग एमएससी में, गैनोंग शायद उसमें दिया होगा। डन कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, सर तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ठीक, यस सर। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, सीलोम जानते हो? सीलोम क्या होता है? सीलोम सो प्लेस है। सीलो ना, ना भाई सीलोम प्लेस नहीं। अच्छा मुझे शिलोंग का आइडिया। शिलोंग तो एक प्लेस है, हाँ। अच्छा शिलोंग 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 क्या होता है ना, बॉडी के अंदर जो जगह होती है ना, जिसमें हमारे ऑर्गन्स वगैरह सब फिट होते हैं, इसको हम लोग सीलोम कैविटी कहते हैं। राइट देवांशी, इट्स ए कैविटी वेयर बॉडी ऑर्गन आर फाउंड। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास है अपनी, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब फर्स्ट से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है? मतलब पोरी फेरा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसी को डाउट? नो सर। नो ठीक है, सर। हाँ जी बताइए खुदा। नो डाउट, अच्छा ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हाँ, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ रे, हाँ बताइए। प्लास्टिक में एक एग्जांपल बता दीजिए। किसके बेटा? तो फर्स्ट वाला। नहीं समझ नहीं आ रहा, क्या क्या कह रहे हो? तो वो पूछ रही है डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स। अच्छा डिप्लोप्लास्टिक के नोट कर लो, जैसे ये स्पॉन्जेस हो गए, स्पॉन्जेस, और ये सिलेंट्रेट जो होते हैं, मतलब हाइड्रा, हाइड्रा हाइड्रा डिप्लोप्लास्टिक है ना? सिलेंट्रेट, निडेरिया, निडेरिया डिप्लोप्लास्टिक, और सिलेंट्रेट हाइड्रा, ठीक है? ये सब डिप्लोप्लास्टिक। तो ये आपने क्या लिखा है? एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा सर। एग्जाम्पल में सबसे पहले निडेरिया। तो मैंने तो हाइड्रा नोट कर लिया बस। कोई बात नहीं ना, हाइड्रा सिलेंट्रेट में, सिलेंट्रेट एक्चुअली निडेरिया के ये ट्रिप्लोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। नहीं बेटा, ये डिप्लोप्लास्टिक का है। अच्छा, डिप्लोप्लास्टिक, तो ये हमने ट्रिप्लोप्लास्टिक में कर लिया था। ट्रिप्लो नहीं ना ना ना, ये डिप्लोप्लास्टिक है। आपने डिप्लोप्लास्टिक पूछा ना, डिप्लो ट्रिप्लोप्लास्टिक में तो ह्यूमन आ गए, ह्यूमन ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ऑर्थोपोड्स मतलब इंसेक्ट वगैरह, ओके सर। फिशेस वगैरह सब ट्रिप्लोप्लास्टिक है, फिशेस। निडेरिया में सी भी है। हाँ, निडेरिया में सी साइलेंट है ना? एक्चुअली इसका इसका ये प्लूरोब्रोंकिया इसका एग्जांपल है, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाएगा, वो अभी क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। प्लूरोब्रोंकिया इसका एग्जांपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेलीफिश, सॉरी जेलीफिश, हाँ जेलीफिश, जेलीफिश डिप्लोप्लास्टिक। ठीक, यस सर। डन। यस सर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय 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 थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। वेलकम देवांशी, बाय। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट।